हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गीता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था वो था सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। इस चैप्टर में हमने सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था और साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि सेंटर ऑफ मास डिस्क्रीट बॉडी का कैसे निकालते हैं और कंटिन्यूस बॉडी का कैसे निकालते हैं। आज के चैप्टर में हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ने वाले हैं। हालांकि ये टॉपिक मैंने आपको वर्क एनर्जी थ्योरम वाले चैप्टर में भी कवर किया है, वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में भी कवर किया है, मगर उस चैप्टर में जो हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को देखा था वो सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखा था, उसमें सेंटर ऑफ मास इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे उसमें सेंटर ऑफ मास भी इंट्रोड्यूस होगा। तो करते हैं स्टार्ट। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका क्या मतलब है? अगर कोई सिस्टम है, सिस्टम मतलब उसमें जैसे गन बुलेट सिस्टम है ना, एक सिस्टम ही तो इसमें गन और बुलेट भी दोनों ही चीजें हैं। अगर कोई सिस्टम हमें गिवन है, क्या गिवन है? सिस्टम है, ठीक है, और उसके सिस्टम के इंडिविजुअल पार्ट का मोमेंटम P1 P2 P3 है, तो सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा? सिस्टम का मोमेंटम होगा भी एडिशन P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट, जितने भी अदर पार्टिकल होंगे उनका जो मोमेंटम होगा उसको जब ऐड कर लेंगे तो सिस्टम का मोमेंटम आ जाएगा। अब सिस्टम के मोमेंटम को मैंने आपको बताया था कि कोई भी सिस्टम है ना, कोई भी सिस्टम है उसको हम एक मास से रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। टोटल मास, सिस्टम का टोटल मास m, कैपिटल M है, और अगर ये सिस्टम VCM यानी इसका सेंटर ऑफ मास VCM वेलोसिटी से जा रहा है तो सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होगा वो ये होगा, यानी ये होगा, ठीक है। और इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम है M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये टोटल सिस्टम का मोमेंटम है। अब देखिए हमारे पास न्यूटन्स लॉ क्या है। एज पर न्यूटन्स लॉ जो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स है, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन है, क्या है? चेंज इन मोमेंटम, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है, सिंपल। लेकिन अगर हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स ही जीरो हो जाए तो भाई रेट चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? dp बाई dt भी जीरो हो जाएगा, यानी p क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट यानी कंजर्व हो जाएगा, यानी जो p इनिशियल है वही p फाइनल होगा, कोई मोमेंटम में चेंज ही नहीं होगा। यानी अगर मोमेंटम, और ये क्या है? p कांस्टेंट है, टोटल मोमेंटम है, यानी m VCM भी कांस्टेंट हो जाएगा, इसका मतलब ये कांस्टेंट हो जाएगा, यानी सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगा, यानी वो जिस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास बिफोर मतलब कोई भी इवेंट होने से पहले चल रहा था उस पे ही चलता रहेगा, उसके सेंटर ऑफ मास पे कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर उस पे एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास जीरो है, ठीक है। मैं अभी फिर से रिपीट कर देती हूँ कि अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मोमेंटम कंजर्व होगा। मोमेंटम कंजर्व है इसका मतलब है सेंटर, भाई ये p कंजर्व हो गया, p कांस्टेंट है, यानी ये पार्ट भी कांस्टेंट हो जाएगा ना, m VCM भी तो कांस्टेंट हो जाएगा, m तो अपने आप में ही कांस्टेंट है, ये m यहाँ जाके फिर से कांस्टेंट हो जाएगा, तो यानी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की चेंज नहीं होगी। जितनी वेलोसिटी से सेंटर ऑफ मास पहले जा रहा था उतनी ही वेलोसिटी से अभी भी जाता रहेगा। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन इसका एप्लीकेशन कहाँ है? देखिए इसका एक दो हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कहाँ इसका एप्लीकेशन होता है। सबसे पहले इसका एग्जांपल है गन बुलेट सिस्टम। गन बुलेट में आप देखिए, आप एक छोटी सी बुलेट को फायर करते हैं, बुलेट आगे जाती है और जो हमारे पास जो गन है ये पीछे जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई अगर ये आगे जाएगी, यानी ये आगे जाएगी, सपोज ये P1 है, ये आगे जाएगी, मास इसका M1 V1 है, तो ये बुलेट पीछे चल जाएगी क्योंकि आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है? एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं लग रहा है, कोई बाहर से थोड़ा ना फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे को,
गन बुलेट पे जितना फोर्स लगाएगी बुलेट उतना ही गन पे फोर्स लगाएगी, है ना। ये दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो क्या इनका नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2, F2 इज इक्वल टू माइनस F1, F1 प्लस F2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी एक्सटर्नल फोर्स इस पे कुछ है नहीं, नेट फोर्स जो है ना, इंटरनल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इंटरनल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर, भाई इंटरनल फोर्स से इंटरेक्ट तो होगा ही वो, लेकिन वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो नेट फोर्स इस पे 0 है, भाई एक्सटर्नल फोर्स नेट 0 है। और अगर बुलेट आगे जा रही है और ये सिस्टम इनिशियल में क्या है, रेस्ट में है, यानी इनिशियल में सिस्टम रेस्ट में है, यानी सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम 0 है, भाई गन भी रेस्ट में है और बुलेट भी रेस्ट में। जैसे भी आप फायर छोड़ते हैं तो आपका बुलेट आगे जाता है। अब भाई बुलेट आगे जा रहा है, कोई चीज आगे जा रही है और मुझे उसका 0 लाना है वैल्यू, सपोज ये 5 है ना, मोमेंटम हमारे पास इसका 5 आया है ना, फर्स्ट का आफ्टर फायर, तो इसका फर्स्ट का 5 आया, तो भाई इसका गन का भी तो -5 आना चाहिए, तभी तो 0 होगा, है ना। P2 भी तो क्या हो चाहिए, -5 होना चाहिए, यानी जितना आगे जाना है मोमेंटम उतना ही मोमेंटम पीछे जाएगा, तभी 0 होगा, क्योंकि इसका इनिशियल मोमेंटम 0 है ना। तो इसकी वजह से क्या है, जो गन बुलेट सिस्टम को हमने क्या कंसिडर किया है कि भाई इसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगता है, जितना इनिशियल मोमेंटम होगा उतना ही फाइनल होगा, क्योंकि यह इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। अब एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कोई बुलेट है, ये है हमारे पास 10 ग्राम की और इसकी वेलोसिटी है 1000 मीटर पर सेकेंड, है ना, 1000 मीटर पर सेकेंड है, तो जितना ये बुलेट आगे जाए, अब इसका आप बताइए कि, और गन का मास है 4 kg, तो आप बताइए कि गन कितनी स्पीड से पीछे की तरफ जाएगी, रिकॉइल होगी ना भाई। ये M1 है हमारे पास 10 ग्राम और वेलोसिटी V1 है हमारे पास 1000 मीटर पर सेकेंड, तो ये जो हमारे पास गन है ये 4 kg की है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी भाई, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम 0 है ना, और फाइनल मोमेंटम क्या है, M1V1 प्लस MV, है ना, और M1V1 10 ग्राम को kg में बदलो -3 और V आ जाएगा 1000 और M है 4, तो V निकल जाएगा, तो V कितना आएगा, माइनस ये 3 से 3 -10/4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, यानी -2.5 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो जो हमारे पास गन है वो 2.5 मीटर पर सेकेंड से पीछे रिकॉइल होगी, ठीक है। तो ये गन बुलेट सिस्टम में हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे, क्योंकि इसमें आपका कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। देखो कई केसेस में इसमें क्या होता है कि बुलेट का जो वेलोसिटी है, बुलेट की वेलोसिटी है वो दी होती है, बुलेट की जो वेलोसिटी दी होती है, जैसे वी है, ये गन है, इसकी वेलोसिटी गन, और ये बुलेट है ना। और कई केसेस में आपको क्या दिया होता है कि बुलेट की वेलोसिटी दी होती है विथ रिस्पेक्ट टू गन, तो जो गन का वेलोसिटी होगा उसी को हम रिकॉइल बोलेंगे ना, उसी को तो रिकॉइल बोलेंगे, क्योंकि जिस से गन पीछे जा रही है, गन की वेलोसिटी को हम रिकॉइल वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो हमें वेलोसिटी ऑफ बुलेट दी होती है विथ रिस्पेक्ट टू द रिकॉइल वेलोसिटी, कई सारे क्वेश्चंस में। तो हम ऐसे ले सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी में बताया था ना आपको कि अगर बुलेट की रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू गन लेनी है तो हम ऐसे निकालेंगे, VB माइनस V रिकॉइल। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आसानी से लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं भाई, मास, अब इसमें भी इससे आप VB निकाल लीजिए, VB V प्लस V रिकॉइल, तो मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मास ऑफ गन, है ना, गन का मास इनटू रिकॉइल, है ना, ये P फाइनल होगा, ये P फाइनल होगा, P इनिशियल कितना है, 0 है, तो आप इसको 0 कर लीजिए, MB और VB क्या आएगा, V प्लस V रिकॉइल प्लस MG इंटू V रिकॉइल इज इक्वल टू 0। तो बताइए V रिकॉइल कितना आया, रिकॉइल वेलोसिटी कितनी आई, -MB VB, MB V अपॉन MB प्लस MG गन का, तो यही तो आया। अगर हमें
बुलेट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू गन गिवन है, तो हम इस तरह से लगाएंगे, इसमें रिलेटिव वाला भी कॉन्सेप्ट तब लगेगा। ठीक है, तो ये आया समझ में कि नहीं आया आपको? अब देखिए गन बुलेट सिस्टम तो एक सिस्टम ऐसा है जिसमें आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो कोई और सिस्टम भी होते हैं जिसमें आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो? बिल्कुल लगा सकते हैं। जैसे न्यूक्लियाई जो है, जैसे कोई कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है सपोज, है ना, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, इसको आप आगे भी पढ़ेंगे। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जैसे रेडिएशन होता है, जैसे मैडम क्यूरी ने इसको डिस्कवर किया था रेडियो एक्टिविटी को। तो अगर कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है और वो अल्फा पार्टिकल इमिट कर रहा है, क्या पार्टिकल इमिट कर रहा है? अल्फा पार्टिकल इमिट कर रहा है, तो भाई उसमें एक्सटर्नल कोई फोर्स थोड़ा लग रहा है, वो न्यूक्लियाई रखा है वो अपने आप इमिट कर रहा है ना। तो जितना ये अल्फा पार्टिकल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई पे फोर्स लगा रहा होगा, उतना ही न्यूक्लियाई अल्फा पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा होगा, यानी इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जीरो है। नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है और ये न्यूक्लियाई इनिशियल में रेस्ट में रखा है, तो पी फाइनल इज इक्वल्स टू पी इनिशियल, पी फाइनल इज इक्वल्स टू पी इनिशियल। यही लगा लेंगे आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी जितना इसका फाइनल मोमेंटम होगा उतना इनिशियल फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो पी फाइनल भी आपका क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। सपोज रिडक्टिव न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई का मास m है और ये v न्यूक्लियाई का वेलोसिटी है और ये मास अल्फा पार्टिकल का है, ये अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी है। तो इजीली आप निकाल सकते हैं जो भी आपको डेटा गिवन है और जो पूछना है वो निकाल सकते हैं, बस ये वाला आपका इक्वेशन लगाना है। तो ये भी अपने आप में क्या एग्जाम्पल है? मतलब ये है एक्सटर्नल फोर्स, इसमें जीरो लग रहा है। अब हम एक और एग्जाम्पल बताते हैं आपको जिसमें प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगता है और वो बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है, वो है बॉम्ब एक्सप्लोजन का। बॉम्ब एक्सप्लोजन का भाई, जब कोई बॉम्ब है, ये कोई बॉम्ब है सपोज, इसका सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं होगा, मास पे हम कहते हैं अधिकतर बॉम्ब सिमेट्रिक ही होते हैं। तो अगर ये बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ, सपोज ये 2 पार्ट में एक्सप्लोड हुआ, अगर जैसे मैंने बुलेट के केस में बताया था कि भाई बुलेट आगे जाएगी तो गन पीछे जाएगी, तो ये भी सिस्टम क्या है? ये भी क्या है? इसमें एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जीरो लग रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। और अगर सपोज ये 2 पार्ट में टूटता है, m1 और m2, अगर m1 इस तरफ जाएगा तो m2 पीछे ही तो जाएगा, क्योंकि कंजर्वेशन तो करना है लीनियर मोमेंटम का इनिशियल। तो इसमें क्या है? p इनिशियल इज इक्वल्स टू p फाइनल लगा देंगे हम, और p इनिशियल बॉम्ब तो रेस्ट में है, तो यानी p फाइनल क्या होगा? जीरो होगा। यानी सपोज ये v1 वेलोसिटी से जाएगा तो ये v2 वेलोसिटी से जाएगा, तो यानी m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू जीरो, यानी v2 क्या होगा? माइनस m1 v1 अपॉन m2, यानी v1 वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में हो गई टू कंजर्व द मोमेंटम, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का क्या है? जीरो है। समझ में आई कि नहीं आई बात? क्योंकि अगर कोई चीज आगे जा रही है और उसका इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो मोमेंटम को तो हमें जीरो ही बनाना है ना। मोमेंटम जीरो क्या आएगा? अगर वो 5 आगे जा रही है तो दूसरी चीज 5 पीछे जाए, तभी तो सेंटर में रहेगा, तभी तो जीरो रहेगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी कि वो भाई मतलब एक फ्रैक्शन अगर इस बॉम्ब का आगे जाएगा तो दूसरा फ्रैक्शन पीछे जाएगा, जस्ट टू कंजर्व द मोमेंटम। इसका इसी के क्वेश्चन को देख लीजिए। अभी हम सिंपल बॉम्ब का एक्सप्लोजन देख रहे हैं, उससे कोई प्रोजेक्टाइल पाथ और वैसा नहीं देख रहे हैं, ठीक है। एक बॉम्ब है 4 kg का है, ये 2 पार्ट पे टूटता है, एक 1 kg और दूसरा पार्ट आएगा 3 kg, ठीक है। और इनकी वेलोसिटी कितनी है? जो 3 kg का पार्ट है वो 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आगे की जा रहा है, तो 1 kg का पार्ट कितने मीटर पर सेकंड की तरफ से, मतलब एक्स एक्सिस पे जा रहा है 2 kg, ये वाला है ना, ये बॉम्ब फटा और ये जो m2 है ये एक्स डायरेक्शन में जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो m1 यानी 1 kg का पार्ट पीछे जाएगा टू कंजर्व द मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स इसमें जीरो है, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, यानी p फाइनल भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, यानी m1 v1 प्लस m2 v2 जीरो होगा।
और m1 कितना है हमारे पास 1 kg। v1 हमें बस पूछा है 3 और v2 कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। एक्स डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव मानी तो v1 कितना आ जाएगा -6 मीटर पर सेकेंड, यानी -6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये पीछे जाएगा। माइनस का मतलब है क्योंकि एक ही डायरेक्शन में हमने मोशन कंसिडर किया है तो -6 मीटर पर सेकेंड की उससे पीछे जाएगा। देखो मोशन हमारा एक डायरेक्शन में भी हो सकता है, 2 डायरेक्शन में भी हो सकता है, लेकिन अभी हम पहले 1 से स्टार्ट करते हैं फिर 2 डायरेक्शन में जाएंगे। अब एक हम रॉक लेते हैं, है ना, एक पत्थर लेते हैं, स्टोन, रॉक या बॉम्ब भी, इस तरह के एग्जांपल्स बॉम्ब में भी आ सकते हैं। एक रॉक लेते हैं, है ना, और वो क्या है, वो उसका मास m है, ठीक है, और वो क्या है 3 पार्ट पे टूट गई है, ठीक है, m1, m2 और m3, है ना। तो इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, टोटल नेट फोर्स 0 है, एक्सप्लोड हो गया ये बॉम्ब, 3 पार्ट में टूट गया। तो जो m2, m1 एक हमारे पास है 1 kg और दूसरा है हमारे पास 1 kg, m2 पार्ट है हमारे पास 2 kg और जो m1 हमारे पास वेलोसिटी से जा रहा है वो जा रहा है 12 मीटर पर सेकेंड एक्स डायरेक्शन में, है ना, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है ना। और जो हमारे पास यानी ये कितना है 2 kg का पार्ट, और m2 है हमारे m1 है सॉरी 1 kg का पार्ट, m1 है हमारे पास 1 kg का पार्ट और ये है हमारे पास 2 kg का पार्ट। ये जा रहा है y डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, यानी ये v2 है ना, यानी ये v1 हो गया। v1 12 मीटर पर सेकेंड इन x डायरेक्शन, v2 8 मीटर पर सेकेंड इन y डायरेक्शन। अब हमसे पूछा है कि m3 यानी थर्ड पार्ट का वेट क्या होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब देखो कोई भी चीज है, अब बच्चों आप ये बताओ, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है v1, है ना, अगर 2 ही पार्ट में 2 ही फ्रेगमेंट में टूटता तो दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में जाता टू कंजर्व द मोमेंटम, लेकिन दूसरा पार्ट ये 3 पार्ट में टूटा, दूसरा पार्ट ऐसे जा रहा है, तो आप बताइए इसको मोमेंटम कैसे कंजर्व होगा। भाई जो तीसरा पार्ट है वो ऐसा होना चाहिए कि एक तो ये -v होना चाहिए क्योंकि v वाले इस वाले कंपोनेंट को भी कैंसिल करना है, तो यानी यहाँ और -v यानी यहाँ ऐसे कुछ जाएगा, वो थर्ड पार्ट कुछ ऐसे जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, यानी v3 ऐसे जाएगा क्योंकि इसका कंपोनेंट एक तो ऐसे आएगा, इसको कैंसिल कर देगा, और एक ऐसा आएगा y डायरेक्शन में, इसको कैंसिल कर देगा, इसके 2 कंपोनेंट बन जाएंगे ना ऐसे, है ना, v3 cos थीटा या sin थीटा ले लो, cos थीटा और ये sin थीटा, तो ये दूसरों को कैंसिल करेंगे ना, तो ये ऐसे जाएगा, है ना। ये बात समझ में आई। तो अब आपका इस पे एक्सटर्नल फोर्स तो 0 लग रहा है, तो यानी कंजर्वेशन और इनिशियल मोमेंटम 0 है। P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल लगा सकते हैं आप, सिंपल से लगा लो, m1 v1 प्लस m2 v2 और प्लस m3 v3 इज इक्वल टू 0। m1 कितना है 1, v1 कितना है 12, क्योंकि इसमें आपकी तीनों डायरेक्शन आ गई हैं तो 12 को 12i ले सकती हूँ मैं, और m2 कितना है 2, v2 क्या है 8 यानी 8 को j ले लेती हूँ। m3 कितना है हमारे पास, m3 हमें पूछा है m3 और v3, है ना, और v3 की वैल्यू हमें, v3 की जो हमारा ये है इसमें v3 की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी स्पीड से जा रहा है ये, v3 दिया हुआ है हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड, v3 कितनी दी हुई है, सॉरी ये 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड दी हुई है, 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, तो v3 हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड है, ये गिवन है, तो ये 0 हो गया। तो m3 पूछा है आपसे और आपका आ जाएगा 12i प्लस 16j इज इक्वल्स टू m3 कितना है हमारे पास, m3 ही पूछा है हमसे, और v3 हमारे पास ऐसे है, ऐसे ही आएगा, है ना। तो ये आ गया m3 v3, ये मोमेंटम आ जाएगा, यानी p3 का मोमेंटम आ जाएगा, p3 आ जाएगा टोटल, है ना, टोटल ये p3 आ जाएगा। तो p3 का जब आप मॉड लोगे तो क्या आएगा, √12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, यानी 12 स्क्वायर 144 और 16 स्क्वायर 16 6 6
286 होता है, 6 6 36, 3 9 6 एंड 1 6 5 256 आएगा। इसका जब अंडर रूट ले लोगे तो 400, तो 400 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 20, यानी 20 मीटर पर सेकंड स्पीड होगी। 20 ये इसका मोमेंटम आ जाएगा, पर सेकंड नहीं, 20 इसका मोमेंटम आ गया। और मोमेंटम आ गया तो आपको वेट ही तो निकालना है, मोमेंटम आ गया तो आपको वेट निकालना है। और वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड गिवन है, तो m3v3 इज इक्वल टू 20 m3 वेलोसिटी गिवन है कितनी 4 यानी 20, यानी m3 कितना आ जाएगा 5 kg, यानी 5 kg का मास होगा थर्ड वाला, जो किस डायरेक्शन में जाएगा वो मैंने बता ही दिया आपको किस डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे जाएगा, है ना। नेगेटिव ही तो होगा, ये नेगेटिव ही तो होगा, यहाँ नेगेटिव लगाना भूल गई, इसे लगाना, तो ये नेगेटिव ही तो होगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आया कि जब भी एक्सप्लोजन होता है किसी भी बॉम्ब का तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रिंसिपल हम लगा सकते हैं। और लगाने पर आपको थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्चुअल अपना ध्यान रखना होगा कि अगर एक फ्रेगमेंट आगे जा रहा है ऑब्वियसली दूसरा फ्रेगमेंट पीछे जाएगा, लेकिन अगर वो दो से ज़्यादा फ्रेगमेंट में टूटता है तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई अगर जैसे मैंने बताया एक्स और वाई डायरेक्शन में परपेंडिकुलर में, तो तीसरा ऐसे जाएगा, है ना, इस तरह से जाएगा। तो ये आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन केस ऑफ बॉम्ब आया। अब आप कहेंगे मैम इसमें आपने सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट तो लगाया ही नहीं। देखिए अभी लगाती हूँ, अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसी प्रॉब्लम्स कराऊंगी जिसमें आपका सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट भी आएगा। देखिए जैसे कोई बॉम्ब है, अब बॉम्ब हमेशा ऐसे थोड़ा ना होता है, बॉम्ब तो कई बार फेंक के भी गिरा जाता है। अगर वो फेंक के गिरा जा रहा है तो वो कैसे जाएगा, एक प्रोजेक्टाइल की फॉर्म में जाएगा, है ना, एक प्रोजेक्टाइल की फॉर्म में जाएगा, है ना। बॉम्ब यहाँ से गया बड़ा वाला, है ना, गया 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 यहाँ पहुंच गया, और यहाँ पहुंचते ही क्या हो गया, एक्सप्लोड हो गया, फट गया तो कैसे जा सकता है, हो सकता है एक पार्ट ऐसे चला जाए, है ना, हो सकता है एक पार्ट ऐसे चला जाए, हो सकता है दूसरा पार्ट ऐसे चला जाए, है ना। ये m1 है, ये m2 है, ऐसे तो जाएंगे इसके फ्रेगमेंट। अभी मैं दो ही बता रही हूँ आपको, तो ये अलग अलग डायरेक्शन लेंगे फटने के बाद। लेकिन बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, और बॉम्ब का एक्सप्लोजन क्या है, अपने आप में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें तो भाई कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, यानी P क्या है, कांस्टेंट है, यानी V क्या है, VCM, यानी M VCM भी क्या है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है, यानी VCM यानी जो वेलोसिटी है वो सेंटर ऑफ मास की क्या है, चेंज नहीं होगी। तो पहले सेंटर ऑफ मास किस वेलोसिटी में जा रहा था, कैसे जा रहा था, वही इसका सेंटर यहाँ था, तो वही ये पार्ट ट्रेस कर रहा था। तो आफ्टर एक्सप्लोजन भी इट विल ट्रेस द सेम प्रोजेक्टाइल पाथ, इट विल नॉट चेंज इट्स पाथ। अगर वो चेंज क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उस पर टोटल नेट फोर्स 0 है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, मोमेंटम कंजर्व हुआ। मोमेंटम अगर कंजर्व है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगी, वो भी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। इस पर रिलेटेड कुछ हम प्रॉब्लम्स करा लेते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि बॉम्ब कैसे एक्सप्लोड हुआ। तो हमारे पास एक बॉम्ब था, हमने उसको भेजा ऐसे, ठीक है, और ये यहां जाके एक्सप्लोड हो गया, अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जाके एक्सप्लोड हो गया, और इसको हमने कैसे भेजा, 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भेजा, और एक्सप्लोड ऐसा हुआ कि m1 और m2 का जो रेशियो है 1:3 रहा, 1:3 के रेशियो में ये एक्सप्लोड हुआ। और इनिशियल में इस बॉम्ब का मास कितना था, कैपिटल M था, तो m1 का मास कितना हो जाएगा, m/4, है ना, और m2 का मास क्या हो जाएगा, 3m/4, ठीक। और ये कितने एंगल पे गया, 37 डिग्री के एंगल पे हमने इसको लॉन्च किया था बॉम्ब को। तो ये ऐसा हुआ जब ये गिरा तो जो पहला मास था वो तुरंत ही रेस्ट में आ गया, मतलब उसमें कोई वेलोसिटी नहीं ली, रेस्ट में आ गया, यानी ये एक्सप्लोड हुआ तो तुरंत ये रेस्ट में आ गया तो गिर जाएगा ना नीचे, यानी m/4 यहीं गिर जाएगा, और दूसरा मास तो चलेगा, और सपोज दूसरा मास यहाँ पर ये 3m/4 यहाँ गिरा,
तो ये पूछ रहा है कि ये 3m/4 कितनी दूरी पे गिरेगा। अब आप कहेंगे जो बॉम्ब का एक्सप्लोजन आपने किया इसमें तो ग्रेविटी फोर्स भी लग रही है। बच्चों जो हम इसमें एक्सप्लोड कर रहे हैं तो ग्रेविटी वाला पार्ट हम इसमें नहीं लेते हैं, उसको हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लाते हैं, क्योंकि वो तो पहले भी लग रहा है और बाद में भी लग रहा है, उसकी वजह से कोई मोशन थोड़ा ना चेंज हो जा रहा है। भाई वो बॉम्ब पे लगा, बॉम्ब मूव कर रहा है और वो अचानक से एक्सप्लोड हो गया बॉम्ब, तो भी उसके फ्रेगमेंट क्या है, अंडर ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरेंगे, लेकिन उसका सेंटर ऑफ मास, उस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स ऐसा नहीं लग रहा जो उसके मोशन को चेंज कर दे। भाई है ना, कोई ऐसा नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा जिसके मोशन को चेंज कर दे। अब आप बताइए कि ये कैसे गिरेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम ये कहेंगे कि भाई सेंटर ऑफ मास तो इसी वेलोसिटी से जाएगा, है ना, यहाँ से जाएगा, तो यानी सेंटर ऑफ मास यही मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, तो यानी यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा, xcm, ये सेंटर ऑफ मास जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो रेंज होगी, और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u² sin 2θ अपॉन g, यही होता है। यानी xcm क्या हो जाएगा, u² sin 2θ अपॉन g। sin 2θ को आप तोड़ लीजिए, sin थीटा cos थीटा अपॉन g, और ये 37 है, 37 वाला काफी पूछ लिया जाता है। अगर एंगल 37 डिग्री है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज चले जाइए, ऐसे 3 4 5, तो साइन 37 डिग्री 3/5, तो 2u², u कितना है 100 मीटर पर सेकेंड, तो 100 का स्क्वायर, और साइन 37 3/5, कॉस 37 4/5, और g की वैल्यू 10। 2 1 2 3 4 12 10 इंटू 25, 1 से 1 कैंसिल, 25 4, ये 40 आ गया, 9 8 4 2 8 मीटर, यानी सेंटर ऑफ मास कितना मिलेगा, इज इक्वल टू 960 मीटर। अब जो हमारे पास m/4 पार्ट था, फ्रेगमेंट था, वो वहीं गिर गया। अब सेंटर ऑफ मास का हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिए, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस x2 m2, ये होता है। तो यहां से आप इसको कंसिडर करिए, ये हमारे पास m1 है। अब ये बताइए ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सप्लोड हुआ है बॉम्ब, तो ये सेंटर ऑफ जो हमारे पास रेंज है उसका हाफ होगा ये वाला डिस्टेंस, यानी 2 4 8 2 16, 480 है ना, 480 हो जाएगा। तो ये x1 हो गया हमारे पास, इज इक्वल टू x1, x2 निकालना है, m1 कितना है m/4, x1 480, m2 कितना है हमें नहीं पता, हाँ m2 है 3m/4 है, और ये x2 निकालना है, ये x2 होगा ना टोटल, ये वाला पार्ट x2 होगा, ये हमें निकालना है 3m/4 x2, और m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m, और xcm कितना है 960 है ना, तो m से m कैंसिल कीजिए, यहाँ से पूरा 4 1 4 4 2 8 0, तो यानी कितना आया 3/4 x2 इज इक्वल टू 960 माइनस 120, यानी कितना आया 0 4 8 840, यानी x2 आया 840 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 3, 3 2 6, 3 8 24, 8 4 32, 3, x2 हमारे पास 1120 मीटर, यानी दूसरा पार्ट हमें कहाँ मिलेगा 1120 मीटर के डिस्टेंस पे मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको प्रोजेक्टाइल वाले जो फॉर्मूलेज हैं वो भी लगाने पड़ते हैं, है ना, जब बॉम्ब को हम एक ट्रेजेक्ट्री में भेजते हैं तो उस टाइप के क्वेश्चंस में आपको, ये क्वेश्चंस में कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। आप सोचेंगे कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो रहा है मैम, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान लगाना है कि भाई ये बॉम्ब का एक्सप्लोजन का क्वेश्चन है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगेगा ही लगेगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी और एक्स आप कुछ ना कुछ आपको कंडीशन ऐसी दी होगी कि आप सेंटर ऑफ मास का तो रेंज के हिसाब से निकाल सकते हैं, वो मूव नहीं करेगा। रेंज का फॉर्मूला तो मैं आता ही है, प्रोजेक्टाइल मोशन में कैसे निकालते हैं, कैसे मतलब क्या फॉर्मूला होता है उसका, बस घुमा फिरा के वही चीजें बातें पूछी जाती हैं, कुछ भी अलग से रॉकेट साइंस नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक।
एक और बॉम्ब का क्वेश्चन कराती हूँ आपको। आपको ये बताया गया है कि बॉम्ब है, हमने उसको प्रोजेक्ट किया 45 डिग्री के एंगल पे और इसकी वेलोसिटी दी हमने 20√2 मीटर पर सेकेंड। हाईएस्ट पॉइंट पे बॉम्ब पहुंचा और क्या हो गया, एक्सप्लोड हो गया, है ना। m/2 इसका इनिशियल मास m था, m/2 और m/2 मास में एक्सप्लोड हो गया। अब क्या हुआ कि ये जो m/2 यानी एक पार्ट ने अपने ही पाथ को रिट्रेस किया, यानी वो इनिशियल वाली पोजीशन पे आ गया, m/2 पे ही आ गया। तो वो पूछ रहा है कि दूसरा वाला पार्ट कहाँ जाएगा, उसका डिस्टेंस वो कहाँ गिरेगा। बताइए क्या है इसमें दिक्कत। हमें सेंटर ऑफ मास, सबसे पहले सेंटर ऑफ, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे हम, है ना। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा तो सेंटर ऑफ मास मूव ही नहीं करेगा। सेंटर ऑफ मास जहां पहले था भाई वहीं रहेगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के हिसाब से। तो यानी एक्सियम क्या आ जाएगा हमारे पास, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये आएगा। और u स्क्वायर कितना है 20√2 इसका स्क्वायर और साइन 90 डिग्री आ जाएगा अपॉन जी 10 आ जाएगा। तो यानी 20 इंटू 20 इंटू 2 अपॉन 10 यानी 80 मीटर। यानी यहां से यहां तक सेंटर ऑफ मास 80 मीटर के डिस्टेंस पर गिरेगा। ठीक है, 80 मीटर के डिस्टेंस पर गिरेगा और ये वापस यानी एक सेक्शन तो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा और वापस वहीं गिर जाएगा। और एक्सियम क्या होता है हमारे पास, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहीं से हम डिस्टेंस ले रहे हैं, यहीं से डिस्टेंस ले रहे हैं ना, तो x1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी से x1 0 पे गिरा है वो, यानी m/2 इंटू 0। m2 कितना है m/2 और x2 ही हमें पता करना है और नीचे टोटल m आ जाएगा और एक्सियम 80 आ जाएगा, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, x2 कितना आ जाएगा 160 मीटर। यानी दूसरा वाला पार्टिकल कहाँ गिरेगा, यहाँ से 160 मीटर के डिस्टेंस पे गिरेगा। यानी यहाँ पर जो गिरेगा वो 160 मीटर का डिस्टेंस होगा जिसपे ये गिरेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ही अलग सी बात पूछ ली गई। अब हम बात करते हैं कि बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ, वो 3 पार्ट में टूटा। अभी तक तो हम 2 ही पार्ट की बात कर रहे थे। बॉम्ब भाई 3 पार्ट में भी तो टूट सकता है, 3 से ज्यादा पार्ट में भी टूट सकता है। एक बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ और वो 3 पार्ट में टूटा। कितने पार्ट में टूटा, 3 पार्ट में टूटा। 3 पार्ट में टूटा, कैसे टूटा, m/3 m/6 और m/2। बॉम्ब का मास m था तो 3 पार्ट में टूट गया वो। और उसने बताया कि वो हाईएस्ट पॉइंट पे टूटा। और इसमें जो लाइटेस्ट, अब बताओ सबसे लाइट वाला वेट किसका होगा, इसका होगा m/6। जो m/6 का सबसे लाइट होगा, m/2 हैवी होगा और m/3 थोड़ा सा और होगा। तो वो बोलता है कि जो लाइटेस्ट पार्टिकल है, जो सबसे हल्का था वो वही गिर गया, मतलब उसकी वेलोसिटी 0 थी। ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी 0 होगी तो हाईएस्ट पॉइंट के नीचे गिर गया होगा। और वो बोल रहा है कि m/3 आपका पाथ को रिट्रेस किया और वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया जहां से हमने उसको प्रोजेक्टाइल किया था। ठीक है, और ये 10√2 है मीटर पर सेकंड से हमने इसे प्रोजेक्टाइल किया था और ये 45 डिग्री का एंगल है। तो ये पूछ रहा है कि जो हमारे पास m/2 पार्ट होगा, है ना, वो कहाँ गिरेगा। ये m/2 यहाँ गिरा सकता है। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा समझने का फेर है। भाई उसने बोला कि 3 पार्ट में एक्सप्लोड हुआ, सबसे लाइट पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हुई। भाई जब इस पे वेलोसिटी नहीं होगी धप से नीचे ही गिर जाएगा अंडर ग्रेविटी। m/3 पार्टिकल ने अपने इनिशियल पाथ को ट्रेस किया और वो वापस इनिशियल पोजीशन पे आ गया, लेकिन m/2 कहाँ गिरा हमें नहीं पता। तो सिंपल है, इसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे। vcm कांस्टेंट, मतलब उसी स्पीड से चलता रहेगा, यानी xcm आप निकाल सकते हैं। xcm क्या आ जाएगा, रेंज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। भाई रेंज ही तो होती है उसी, और u स्क्वायर क्या है 10√2 इसका स्क्वायर और साइन 2 थीटा यानी 90 डिग्री और g कितना है 10। तो क्या आएगा 10 इंटू 2 अपॉन 10।
यानी 20 मीटर, यानी ये 20 मीटर का डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा। अब एक्सीएम है तो अब आपको एक्सीएम का एक फॉर्मूला और हो सकता है, क्या होगा, m1 x1 m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, क्योंकि 3 फ्रेगमेंट आए हैं ना। अब देखो m1 कितना आया, हम इसको ले लेते हैं m1, सपोज ये m1 है, सपोज ये m2 है और सपोज ये m3 है, ठीक है। m1 आपका इनिशियल पोजीशन पे आ गया तो 0 ले लेंगे इसके बदले x1 को। m2 कितना है m/6 और x2 कितना है, इसका हाफ ही तो होगा, ये x2 आ जाएगा आपका 10 और m3 कितना है m/2 और x3 कितना है, वही तो आपको पता करना है, ये m है और xcm कितना है आपका बस 20, तो निकाल लीजिए इससे, ये आएगा m से m कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 2 5 10, तो ये आएगा आपका 20 इज इक्वल्स टू 5/3 प्लस 1/2 x3, यानी 20 माइनस 5/3 इज इक्वल्स टू 1/2 x3, यानी 60, यानी कितना आएगा 1/2 x3 इज इक्वल्स टू 60 माइनस 5 यानी 55/3, यानी x3 आ जाएगा 110 डिवाइडेड बाई 3 मीटर, यानी इतने डिस्टेंस पे ये थर्ड पार्टिकल गिरा होगा यहां से, इस पॉइंट से, है ना, टू कंजर्व इट्स मोमेंटम। तो समझ में आया आपको कि हम जब बॉम्ब के एक्सप्लोजन में के क्वेश्चंस को करेंगे उसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमेशा ही लगेगा, लेकिन बॉम्ब एक्सप्लोजन अगर एक प्रोजेक्टाइल मोशन वाले केस के हिसाब से होता है तो आपको प्रोजेक्टाइल की आपको क्या निकालना पड़ेगा, रेंज निकालनी पड़ेगी, वही एक्सीएम होगी, क्योंकि भाई उसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो चेंज नहीं होगा, तो सेंटर ऑफ मास उसी स्पीड से चलता रहेगा जैसे स्पीड से पहले चल रहा था, वही मिलेगा जहाँ जैसे वो पहले चल रहा था, उसको कोई चेंज थोड़ा ना होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, आप और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं कल के लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।